शकुंतला जी का एक ही बेटा था और उसका नाम था आनंद। आनंद की पत्नी का नाम था पूर्णिमा। आनंद और पूर्णिमा को 2 बेटे थे, चिंकू 3 साल का और मिंकू 5 साल का। इसके अलावा शकुंतला जी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था अविनाश। कुल मिलाकर शकुंतला जी का परिवार भरा पूरा था। उनके पति रघुनाथ जी एक बिजनेस करते थे और दोनों बेटे जॉब। इसकी वजह से परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका घर भी काफ़ी बड़ा था और पूरा परिवार बड़ी शान से उसमें रहा करता था। लेकिन शकुंतला जी इस बात से बहुत परेशान रहती थी कि उनकी इकलौती बहू पूर्णिमा के मायके में पूर्णिमा की माँ जानकी देवी के अलावा कोई नहीं था। अरे पूर्णिमा बेटा, इस बार तो तुम्हें मायके गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। ज़रा एक दिन जाकर देख तो आओ, जानकी जी ठीक है या नहीं। आप कैसी बात करते हैं मम्मी जी? आप जानती है ना, दोनों बच्चे और जॉब, ये सब करने के बाद मैं कितना थक जाती हूँ। मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अरे लेकिन बेटा, तुम्हारा भाई तो पहले ही तुम्हारी मम्मी को छोड़कर यूएस चला गया। अब तुम्हें तो उन्हें संभालना चाहिए ना। अब पूर्णिमा को क्यों समझा रही है मम्मी? ये जिम्मेदारी उसके भाई अभिषेक की है, उसे अपनी माँ को संभालना चाहिए। अब पूर्णिमा इसमें क्या करेगी? अरे बेटा, लेकिन अगर भाई नहीं है तो इसे तो उन्हें संभालना चाहिए। जाने दीजिए ना मम्मी जी, माँ को शुरू से अकेले रहने की आदत है। वैसे भी पापा की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी और भाई यूएस चला गया। अब ये मम्मी की बुरी किस्मत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पूर्णिमा की बात सुनकर शकुंतला जी दुखी हो जाती है, लेकिन वो चुप रहती है। कुछ दिनों के बाद शकुंतला जी का जन्मदिन था। मम्मी, आपके जन्मदिन पर भैया और भाभी ने एक बहुत अच्छी पार्टी रखी है। आप चाहे तो अपनी सहेलियों को बुला सकती हैं। अब इस उम्र में मेरी कौन सी सहेलियाँ बेटा? ऐसी क्या बोलती है मम्मी? मोहल्ले में इतनी सारी औरतें तो हैं जिनसे आप बात करती रहती है, उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं और कभी कभी पार्टी भी करती है। उन सबको अपने बर्थडे पार्टी में बुला लो। अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहा है मम्मी, इतनी सारी फ्रेंड्स तो हैं आपकी, फिर क्या टेंशन है। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो इस बार अपनी बर्थडे पार्टी में मैं अपनी एक ऐसी दोस्त को बुलाऊंगी जिससे मैं काफ़ी वक्त से यहाँ बुलाना चाह रही थी। अरे वाह मम्मी, फिर तो हम लोग भी आपकी दोस्त से मिलेंगे। मैं पार्टी की सारी तैयारियां कर लेती हूँ। पूर्णिमा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको जिसे बुलाना है बुलाइए। हम आपकी फ्रेंड का बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे और उनका पूरा ख्याल भी रखेंगे। क्या सच में? तुम मुझसे वादा करते हो कि मैं जैसा कहूँगी तुम मेरी दोस्त के साथ वैसा ही करोगे? अरे बिल्कुल मम्मी। शकुंतला जी के बर्थडे का दिन आता है और सब लोग पार्टी करने में बिजी हो जाते हैं। क्या मम्मी, अभी तक आपकी वो खास दोस्त आई नहीं? अगर वो आ जाएगी उसके बाद हम केक काटेंगे। वो देखो सामने दरवाजे पर तो खड़ी है मेरी सबसे अच्छी सहेली। अरे ये तो पूर्णिमा की मम्मी है। अरे नानी हमारे घर आ गई, अब तो बहुत मज़ा आएगा। हम नानी के साथ खेलेंगे। दादी, ये आपने बहुत अच्छा किया कि नानी को बर्थडे में बुला लिया। ये क्या मम्मी जी, आपने मेरी मम्मी को अपने बर्थडे पर बुलाया, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था बहू। पूर्णिमा बेटा, कैसी हो? मुझे यहाँ देख कर झाँक गई ना। अब देखो, तुम तो पिछले 6 महीने से अपनी माँ से मिलने आई नहीं, इसलिए तुम्हारी सासू माँ ने मुझे यहाँ बुला लिया। सारी बातें छोड़िए, चलिए अब हम जन्मदिन मनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। जानकी को वहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। रात को जानकी वहीं रुक जाती है। अगली सुबह जब सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे थे, अच्छा मम्मी, आपको कितने बजे जाना है बता दीजिए, मैं आपके लिए टैक्सी बुला देती हूँ। या फिर मैं ऑफिस जाते वक्त आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आप वहाँ से टैक्सी करके अपने घर चले जाना। लेकिन इतनी क्या जल्दी है? अभी तो चिंकू मिंकू ठीक से अपनी नानी के साथ खेले भी नहीं। दादी ठीक कहती है, हमें अभी नानी के साथ बहुत सारा खेलना है। मुझे भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के पास आकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो बात तो ठीक है मम्मी, लेकिन बेटी के ससुराल में आप थोड़ी ना रह सकती हैं, आपको जाना तो होगा ना। कैसी बातें कर रही हो बहू? जानकी जी अब कुछ दिन यहीं पर रहेंगी। इतना बड़ा घर है हमारा, अगर एक कमरे में वो भी रहेंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे वाह, रोज नानी से रात को कहानियाँ सुनेंगे। आप कहती हैं तो मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ। वैसे भी ना मेरा वहाँ अकेले मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर पूर्णिमा गुस्से से अपनी जगह से उठती है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए।
मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। ठीक है मम्मी, आप और आंटी बात करिए, मेरा भी कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूँ। और इतना कहकर सब चले जाते हैं। शाम के वक्त जब पूर्णिमा ऑफिस से लौट कर आती है तो उसने देखा कि जानकी घर के बगीचे में अकेली बैठी हुई थी। अरे पूर्णिमा बेटा, आ गई ऑफिस से? आजा बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ। मम्मी अब मैं आपके पास बैठकर क्या करूँगी? पूरा दिन ऑफिस में अपना सिर खपा कर आती हूँ, उसके बाद मेरे पास किसी के साथ बात करने की कैपेसिटी नहीं होती। मैंने कब कहा कि तू मेरे से बात कर? अरे थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जा बेटा, तू मेरी बेटी है। और वैसे भी अभिषेक के यूएस जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। लेकिन मम्मी इसमें अभिषेक की गलती है ना, मेरी क्या गलती? मुझे तो शादी होकर अपने ससुराल आना ही था। आपको अभिषेक को कभी विदेश जाने देना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा उसे अपनी मर्ज़ी से जाने दिया बेटा, लेकिन बच्चों के ऊपर हम अपनी मर्ज़ी एक वक्त के बाद नहीं चला सकते। मम्मी वैसे एक बात कहूँ, आपको ना अपने घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन शकुंतला जी मुझे इतने प्यार से यहाँ रहने के लिए कह रही हैं, मैं ऐसे चली जाऊँगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। लेकिन आप अगर यहाँ रहेंगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्या आप अपनी बेटी को दुखी देखना चाहती हैं? अरे लेकिन मेरे कुछ दिन यहाँ रहने से तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? तुमने देखा नहीं बच्चे कितने खुश हैं, और मैं हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं आई हूँ। मम्मी मुझे भी पता है कि आप हमेशा के लिए नहीं आई हैं, लेकिन आप बस अभी शाम के वक्त टैक्सी करके अपने घर वापस चली जाइए। लेकिन शकुंतला जी क्या सोचेंगी बेटा? वो अभी मंदिर गई हुई है और उन्होंने कहा था कि उनके आने के बाद वो मेरे साथ बैठकर चाय पिएंगी। आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है कि नहीं? आपने अपने बेटे को तो यूएस भेज दिया, उसे तो पूरी तरह से आज़ादी दे दी, लेकिन यहाँ रहकर आप मेरी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करना चाहती हैं। ठीक है बेटा, अगर मेरे रहने से तेरी ज़िंदगी में परेशानी आती है तो मैं चली जाती हूँ। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती। जानकी वहाँ से चली जाती है और शकुंतला जी जब मंदिर से लौट कर आती हैं तो देखती है कि जानकी अपने घर जा चुकी थी और इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगता है। अरे जानकी जी कहाँ गई? मम्मी उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें अपने घर जाना है। ऐसा ही होता है, बुढ़ापे में इंसान का मन अपने ही घर के अंदर लगता है। लेकिन उस खाली मायके में है क्या मन लगाने के लिए जो वहाँ पर उनका मन लगेगा? अरे मम्मी अकेला ही सही, लेकिन वो है तो उनका घर ना, इसलिए उनका वहाँ पर मन लग रहा होगा। शकुंतला जी को किसी की भी बात पर भरोसा नहीं होता। रात के वक्त जब शकुंतला जी अपने कमरे में बैठी थी, दादी मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। हाँ, मम्मी को इस तरह नानी को वापस उनके घर नहीं भेजना चाहिए था। ये तुम क्या कह रहे हो चिंकू मिंकू? तुम्हारी मम्मी ने नानी को वापस भेजा है? हाँ, शाम को जब मम्मी ऑफिस से आई तो नानी से कह रही थी कि वापस घर चले जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि मम्मी ने नानी से कहा था उनके यहाँ पर होने से मम्मी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें तो नानी के होने से बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सब समझती हूँ। शक तो मुझे पहले ही था। जानकी जी इस तरह मुझे बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकती। कुछ दिनों के बाद, अरे आनंद बेटा, मेरी जानकी जी से बात हुई थी, उनको हल्का सा बुखार है। एक काम करो, आज तुम पूर्णिमा के साथ उनसे मिलने के लिए चले जाओ। मम्मी मैं मेडिकल वाले को फ़ोन करके उनकी दवाई भिजवा देती हूँ, मुझे पता है मम्मी कौन सी दवाई लेती है। लेकिन बेटा अगर तुम उनसे मिलने चली जाओगी तो क्या प्रॉब्लम है? मम्मी पूर्णिमा के ऑफिस में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और इस वीक तो वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। देखो बेटा, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए या फिर उन्हें यहाँ रहने के लिए बुला लेना चाहिए। मम्मी जी आप ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। मेरी माँ को अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं या अभिषेक उनके पास भिजवा देते हैं, आप चिंता मत करिए। पूर्णिमा और आनंद की बात सुनकर शकुंतला जी एक बार फिर से चुप हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह शकुंतला जी अपने परिवार के सब लोगों को अपने पास बुलाती है। मुझे तुम सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ मम्मी बताइए ना, क्या ज़रूरी बात है? देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी का जो गांव है ना, वहाँ पर हमारा एक पुराना आश्रम है और हम सबको वहाँ पर जाना है। 1 सप्ताह वहीं रुकना है।
अरे हाँ मम्मी, वो आश्रम तो बहुत अच्छी जगह पर है और पूर्णिमा तो वहाँ पर कभी गई भी नहीं। बहुत मज़ा आएगा। आनंद, तुम, अविनाश और चिंकू मिंकू मेरे साथ उस आश्रम में चलोगे। और मम्मी जी मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं आना क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वो क्या है ना, आश्रम के पंडित जी ने कहा था कि अभी जो दिन चल रहे हैं ना, उसमें बहू का घर में रहना बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बहू, मैंने पंडित जी से बात की थी। अगले आने वाले सप्ताह में जब हम लोग आश्रम जाएंगे, उन दिनों तुम्हारी कुंडली में कुछ अजीबोगरीब योग बन रहे हैं और तुम्हारा घर से निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मम्मी हम लोग भी आश्रम बाद में ही चलते हैं ना, पूर्णिमा को अकेला छोड़कर जाने का क्या मतलब है? हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग बाद में भी तो जा सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता तो मैं भला पूर्णिमा को यहाँ छोड़कर क्यों जाती। देखो बेटा, अगला सप्ताह एक विशेष तिथि लेकर आ रहा है और उसमें हम सबका वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी मजबूरी है, वरना मैं कभी अपनी बहू को यहाँ नहीं छोड़ती। लेकिन मम्मी जी मैं ऑफिस तो जा सकती हूँ ना? मुझे नहीं लगता भाभी, अगर पंडित जी ने कहा है कि घर से बाहर पैर भी नहीं रखना, तो आप ऑफिस कैसे जाएंगी? अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें घर में ही रहना है। अरे बस 7 दिन की तो बात है बहू, किसी तरह एडजस्ट कर लो ना। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी। शकुंतला जी चिंकू, मिंकू, अविनाश और आनंद को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। पूर्णिमा घर में अकेली रह जाती है। जब पूर्णिमा घर में अकेली होती है तो उसे रात को नींद आना बंद हो जाता है। बोरियत की वजह से उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है। 7 दिन के बाद शकुंतला जी अपने परिवार के साथ लौट कर आती है तो पूर्णिमा की हालत देखकर दंग रह जाती है। अरे भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? पूर्णिमा ये क्या हुआ है तुम्हें तो बुखार है। अरे क्या हुआ बहू, तुम तो घर में थी, कोई परेशानी थी तो बता देना चाहिए था ना। तुमने दवाई नहीं ली क्या? 7 दिन से इस घर में अकेली बंद हूँ मैं, ना किसी से बात कर पाई और ना घर से बाहर निकल पाई। इतना डिप्रेशन मुझे लाइफ में कभी फील नहीं हुआ। मैं इस तरह अकेले नहीं रह सकती। लेकिन अगर ऐसी बात थी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ऑर्डर कर देता। अरे बाहर से ऑर्डर तो मैं भी कर सकती हूँ ना। मुझे किसी चीज़ की नहीं, बल्कि अपने बच्चों की और आपकी ज़रूरत थी। आनंद, तुम लोगों के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे माफ़ करना बहू, ये सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि तुम इस बात को समझ सको कि 7 दिन में अगर तुम्हारी ये हालत हुई है तो जानकी जी की वहाँ पर रहकर क्या हालत होती होगी। शकुंतला की बात सुनते ही सब लोग चुप हो जाते हैं। आप शायद ठीक कहती हैं मम्मी, पूर्णिमा को इस तरह अपनी माँ को वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और तुम उनसे मिलने भी नहीं जाते, वो बीमार होती हैं तो उन्हें देखने भी नहीं जाते। एक बार को सोचना तो चाहिए था बेटा, अगर तुम्हारा भाई उन्हें छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, तुम भी तो उनकी अपनी संतान हो। पूर्णिमा किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अगली सुबह ही वो जानकी को अपने घर ले आती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आज से मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहेंगी और मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी संभालूंगी। चलो ठीक है बेटा, किसी भी तरीके से सही, लेकिन तुम्हें समझ तो आया। माँ बाप को इस उम्र में अकेले छोड़ना, खाली मायके में छोड़ देना किसी भी बहू के लिए अच्छी बात नहीं है। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक नौजवान रहता था। मोहन का शरीर गठीला और बहुत सुंदर था। मोहन रोज सुबह शहर में काम करने जाता और फिर शाम को अपने गांव लौट आता। गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो रोज मोहन को जंगल से आते जाते देखती थी। फिर कुछ समय बाद मोहन की शादी राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हो जाती है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी राधा से कहता है, राधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे लिए सुबह सुबह खाना बना दिया करो। मैं रोज काम पर देरी से पहुंचता हूँ। मैं क्या करूँ जी, सारा दिन घर के काम करके मैं तो थक जाती हूँ, इसलिए मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम अपने घर में एक नौकर रख लें। अरे भाग्यवान, अभी हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम कोई नौकर रख सके। कल से मैं सुबह खाना खुद बना लिया करूँगा। खुश? इतना कहकर मोहन घर से चला जाता है।
फिर अगले दिन से मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। जब खाना बना ही रहा हूँ तो घर के सभी लोगों के लिए बना लेता हूँ। फिर मोहन रोज सुबह सबके लिए खाना बनाता और शहर में काम करने चला जाता। दूसरी तरफ राधा घर में सारा दिन आराम करती और घर के बाकी काम अपनी सास से करवाती। हे भगवान, ये बुढ़ापे में तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है, जो ऐसी बहू को मेरे पल्ले बांध दिया है। फिर कुछ दिनों बाद राधा मोहन से नई साड़ी और गहनों की जिद करती है। मोहन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी ये सब खरीदने में असमर्थ है, लेकिन राधा नहीं मानती और राधा के रोज रोज के नखरों से तंग आकर मोहन गुस्से में घर से निकल जाता है। कब वो जंगल में पहुंच जाता है उसे भी पता नहीं चलता। तभी एक चुड़ैल की नजर मोहन पर पड़ती है। अरे, मैं तो घर से बहुत दूर आ गया हूँ। ओहो, रात भी बहुत हो गई। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। फिर मोहन वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। चुड़ैल भी मोहन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर मोहन अपने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। तभी उसकी राधा दरवाजा खोलती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख मोहन को थोड़ी हैरानी होती है। फिर राधा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि औरत का असली गहना उसका पति होता है। आगे से मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये देखकर मोहन उसे माफ कर देता है। फिर अगले दिन से राधा रोज सवेरे उठकर मोहन के लिए खाना पकाती, घर के सारे काम करती, साथ ही साथ अपनी सास ससुर की खूब सेवा करती। अपनी पत्नी में आए इस परिवर्तन को देख मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन राधा की सास राधा से कहती है, बहू, आज मैंने घर में हवन रखा है। बाबा जी किसी भी वक्त आते होंगे तो सब तैयारी करके रख दे। जी माँ जी। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी अपने चेले के साथ उनके घर पर आते हैं। अलख निरंजन। आइए आइए बाबा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर बाबा जी हवन की तैयारी शुरू करते हैं और मोहन और राधा को हवन में बैठने के लिए कहते हैं। मोहन तो वहां आकर बैठ जाता है, लेकिन राधा वहां आने से मना कर देती है। तब मोहन राधा से कहता है, अरे भाग्यवान, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तभी बाबा जी को राधा पर कुछ संदेह होता है। अलख निरंजन, माँ जी, तुम्हारे बहू के हाव भाव देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि इसके अंदर किसी चुड़ैल का वास है। बाबा जी क्रोधित होकर कहते हैं, सच सच बता, कौन है तू, वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर बाबा जी जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम चामुंडाय विच्चाय नमः, ओम चामुंडाय विच्चाय नमः। तभी अचानक राधा की आवाज बदल जाती है और वो बाबा जी को हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं रोज मोहन को जंगल से गुजरते हुए देखती थी। मैं मोहन की सुंदरता पर मोहित हो गई थी। फिर मैंने देखा कि राधा मोहन और अपने सास ससुर को दिन रात परेशान करती है, और एक दिन मौका पाकर मैंने राधा के शरीर में प्रवेश कर लिया। मुझे कुछ मत करना, मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। फिर हवा का एक तेज झोंका उस घर से बाहर चला जाता है और राधा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद राधा को होश आता है। सारी असलियत जानने के बाद राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिक्षा: हमें हमेशा अपने परिवार वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और अपना हर फर्ज निभाना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। रीना एक कस्बे की थी जिसकी शादी शहर के अच्छे घर में रोहित से हो जाती है। दोनों बाहर खूब घूमने फिरने जाते रहते हैं। एक दिन रोहित रीना को शहरी खाना खिलाने नए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। बताओ रीना, क्या खाओगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता जी यहाँ के बारे में, आप ही बताओ ना। ठीक है, मैं मेनू दिखाता हूँ। रोहित मेनू देख ही रहा होता है कि रीना की नज़र बगल में बैठे एक कपल पर पड़ती है। सुनिए जी, ये लोग क्या खा रहे हैं? दिखने में कितना अच्छा है, एकदम गोल गोल। इसको पिज्ज़ा कहते हैं। ओह अच्छा, तो मुझे पिज्ज़ा खाना है। ओह, पिज्ज़ा खाना है तुमको? मगर ये हेल्दी नहीं होता, ब्रेड से बना होता है ना। तो मैं कौन सा रोज़ रोज़ खाऊंगी जी? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रोहित रीना के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करता है। रीना पहली बार पिज्ज़ा खा रही होती है। उसे पिज्ज़ा इतना पसंद आ जाता है कि अब जब भी वो किसी रेस्टोरेंट में जाती तो वो पिज्ज़ा ही ऑर्डर करती थी। अरे कुछ और भी ऑर्डर कर लिया करो ना। नहीं, पिज्ज़ा के आगे तो सब बेकार है जी, कितना चीज़ी होता है ये। मैं तो सोच रही हूँ घर में भी ओवन ले लूँ। हे भगवान, बस घर में कभी मत बनाना ये पिज्ज़ा। घर पर भी अब रीना ने पिज्ज़ा ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। रीना अलग अलग वैरायटी के पिज्ज़ा रोज मंगाती और खूब मज़े से खाती। वो दिन भर पिज्ज़ा के अलग अलग रेस्टोरेंट देखती रहती थी। बेटा, इतना पिज्जा मत खाया करो, बाहर की चीजें इतनी नहीं खानी चाहिए। माँ जी, आप भी खा के देखिए ना, कितना स्वादिष्ट है ये। अरे मैंने खाया हुआ है, मेरा पेट खराब हो जाता है इससे। और तुम भी ना ज्यादा मत खाया करो। नहीं मम्मी जी, ये तो बस हफ्ते में 1-2 बार ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। देखते ही देखते रीना का वजन भी बढ़ने लगता है। अब वो गोलू मोलू दिखने लगती है, पर उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी। रीना, ये क्या हो गया है तुमको? देखो तो तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया है। अरे वो तो ऐसे ही जी, थोड़े दिन घूमूंगी फिरूंगी तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही नहीं बढ़ता है वजन, बल्कि ये जो तुम दिन रात पिज्जा खाती रहती हो ना, उसके कारण अचानक तुम्हारा वजन इतना बढ़ रहा है। आप तो बस मुझे टोकते रहिए जी, मैं आपको बहुत जल्द एकदम दुबली बनकर दिखाऊंगी। हाँ। एक दिन रीना अपने पति और सास के साथ किसी के घर खाने पे गई थी और वहां से लौट ही रहे होते हैं कि तभी आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया, खाना भी बहुत अच्छा बना था। हाँ जी मम्मी जी, बहुत अच्छा था। काश पास्ता की बजाय पिज्ज़ा रख लेती खाने में, तो मज़ा आ गया होता। तुम सुधरोगी नहीं रीना। इतने अच्छे खाने में भी तुमने सिर्फ इसलिए कमी निकाल दी क्योंकि उन्होंने पिज्जा नहीं रखा। तो क्या गलत कहा मैंने जी? नहीं नहीं, तुमने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत हूं। चलो, यहाँ मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम दोनों को यहीं उतार देता हूँ। और सुनो, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। बेटा, मुझे भी पड़ोस में संध्या जी के पास उतार देना ना। अब ठीक है मम्मी जी। रीना घर पहुंच जाती है और कपड़े बदल ही रही होती है कि कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। रीना दरवाज़ा खोलती है। मैम, आपका पिज्ज़ा। पिज्ज़ा? मगर रीना जैसे ही पिज्ज़ा देखती है उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसका पेट तो भरा हुआ है। नहीं नहीं, हमने ऑर्डर नहीं किया जी। ओ सॉरी मैम, गलत एड्रेस। रीना खुद को रोक नहीं पाती और जैसे ही डिलीवरी बॉय जा रहा होता है उसको पीछे से रोक देती है। रुको भैया। यस मैडम। वो हमारा ही पिज्ज़ा है। मगर आपने तो बोला कि आपने ऑर्डर नहीं किया था। नहीं, वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, मुझे अभी याद आया। कितने पैसे हुए? और रीना उससे पिज़्ज़ा ले लेती है और उसके बाद पेट भरा होने के बावजूद भी पिज़्ज़ा खाने लगती है।
रोहित और रीना की सास घर पर आ जाते हैं। दोनों देखते हैं कि आधा पिज्जा टेबल पर रखा है और रीना पेट पकड़कर सोफे पर लेटी हुई है। अरे रीना, क्या हुआ तुमको? इस तरह से लेटी हुई क्यों हो? और ये पिज्जा? कुछ नहीं जी, बस पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। दर्द तो होगा ही, इतना खाने के बाद फिर इसने पिज्जा भी खा लिया। तुम सुधरोगी नहीं रीना। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम घबराना मत। हाँ, डॉक्टर रीना को दवाई देते हैं। देखो रीना, मैंने तुम्हारे लिए दवाई लिख दी है। अगले 3 दिन सिर्फ खिचड़ी और दलिया खाना, बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। जी डॉक्टर जी, मैं समझ गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और ये पिज्ज़ा तो बिल्कुल भी नहीं, ब्रेड सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। जी नहीं खाऊंगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर जा रहे होते हैं कि रीना उनको रोकती है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी, वो वज़न कम करने के लिए कोई टिप्स मिलेंगे क्या? रोहित और रीना की सास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जी बिल्कुल मिलेंगे। और सब हंसने लगते हैं। रीना एक मध्यम परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी भाभी शिवानी एक बड़े घर की बेटी। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। अरे भाभी, ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने, काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाप तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी, आपको आपके पापा ने कितने अच्छे कपड़े गहने दिए हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी इकलौती हूँ, लेकिन क्या करे, पापा है नहीं, पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहाँ शिवानी की सास आ जाती है। अरे क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से, आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। और वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक, क्या हुआ? आप इतने परेशान तो कभी नहीं दिखे, कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी, वैसे तो शादी का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन गहनों का रेट तो आसमान छू रहा है। कैसे क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अपने पूरे गहने अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए, गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत में भी नहीं ले सकता, ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था, और तुम हो कि। तभी वहां सास आ जाती है। अरे तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने। सास गहनों का डिब्बा शिवानी के हाथ से लेकर वहां से चली जाती है। रीना की शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद शिवानी और अभिषेक उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूँ, वैसे भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी, कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़रूरत भी है। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, कह रही थी कि आने वाले त्योहार में उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर लेना, उसके सास ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना के लिए छोटे से कान में पहनने के बूंदे भी। और क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान की ज्वेलरी दी थी, घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों और घर के खर्चों के बाद तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी, इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा। अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं।
शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नज़र हाथ के कंगन पर पड़ती है, सीधे बाजार जाती है और उसे बेचकर ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन फल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे। तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है। तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। हाय भगवान, अरे बड़े घर की बहू है, इसी बात की जलन है ना तुझे? लेकिन याद रख, मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है। तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है, उसके साथ नहीं? लेकिन उसे सुकून था कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है। शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अमीर घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो, लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी खुश है, क्योंकि खुशी पैसों से नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है।